बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी काजेज़ और इन्वेस्टिगेशंस पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट। तो उसके मैनेजमेंट को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है मॉनिटरिंग ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन जो है पेशेंट का, वो उसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे और वो कैसे करेंगे कि पेशेंट की का जो है क्रेटिनिन करेंगे। और ये जो क्रेटिनिन है इसका रिकॉर्ड हम अपने पास रखेंगे कि ये हर 6 महीने बाद हम पेशेंट का यूरिया क्रेट करते हैं ना। लेकिन क्रेटिनिन जो है वो बेसिकली जो है वो क्रेटिनिन ही करते हैं सिर्फ। तो क्रेटिनिन करेंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि पेशेंट की जो प्रोग्रेस है, वो रीनल जो फंक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, वर्स हो रहा है या उसका जो कंडीशन है वो ठीक हो रही है। तो ये करेंगे 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो ग्रेड 5 या 4 का पेशेंट है तो उसमें हम फ्रिक्वेंटली भी करते हैं, हर वीकली करते हैं। फिर पेशेंट की वो जो है वो हम चेक करते हैं यूरिया क्रेट के, उसकी कंडीशन कैसी किस तरफ जा रही है। ठीक है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रोग्रेशन। दो चीज़ों की, ये एक हम हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करेंगे और जो है प्रोटीनूरिया को कंट्रोल करेंगे। ये दोनों जो है ये किडनी का फंक्शन फर्दर ख़राब कर रही है। हमारी जो किडनी है उसके फंक्शन ख़राब कर रही है इसकी जो, तो इसको दोनों को हम रिड्यूस करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। जो एंटी हाइपरटेंसिव है हम सारे ग्रुप्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने एसी इनहिबिटर्स जो है वो तब दे सकते हैं जब पेशेंट में प्रोटीनूरिया हो, क्योंकि ये प्रोटीनूरिया को रिड्यूस करता है। प्रोटीनूरिया क्या अगर ना हो पेशेंट में तो फिर हम ये नहीं देंगे एसी इनहिबिटर्स, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स का फिर वो उसका जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम स्टार्ट जो है इन दो चीज़ों से लेते हैं, एसी इनहिबिटर से और ARBs से। अच्छा, फिर ARBs जो है वो देंगे और एसी इनहिबिटर्स है वो देंगे प्रोटीनूरिया को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन ये दोनों हम तब देंगे जब पोटाशियम का लेवल जो है वो 5.5 मिलीमोल से कम हो। अगर इससे ज़्यादा हो पोटाशियम तो फिर हम ये दोनों नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो जो कैलीमिया है वो काज करता है। ये दोनों ग्रुप्स जो है ये हाइपरकैलीमिया करता है, तो फिर हम इन पेशेंट में ये दोनों ग्रुप नहीं दे सकते, ठीक है। प्रोटीनूरिया को ये दोनों ग्रुप स्टॉप करते हैं। अच्छा, इसके बाद है कॉम्प्लिकेशन की ट्रीटमेंट। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही नहीं होता। तो इन दोनों को हम ट्रीट कैसे करेंगे। पहले है हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया जो है वो बहुत ही जो है ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हाइपरकैलीमिया की वजह से एरिथमियाज़ होते हैं पेशेंट में और उस एरिथमियाज़ की वजह से पेशेंट मर जाते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम डाइटरी इंटेक जो है पोटाशियम का वो कम करेंगे। और उसके लिए जो फूड है, डाइटरी जो इंटेक है फूड, कौन कौन से फूड में अब पोटाशियम होता है। फ्रूट्स में अब सबसे पहले बनानास और एवोकाडोस, इन चीज़ों में पोटाशियम होता है। और जिस तरह हमारे पास टोमेटोज़ और स्पेनिश, ये चीज़ें जो है इनमें भी पोटाशियम होता है, ठीक है। स्नैक्स जो होते हैं चॉकलेट वगैरह, इन चीज़ों में भी होता है। ड्रिंक्स हो गए जो का कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनमें भी पोटाशियम होता है। तो ये हम पेशेंट को ये रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि इन चीज़ों की ना ले, सही है। फिर कुछ ड्रग्स है जो जो पोटाशियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्टॉप करते हैं। वो है ज़िक्रोनियम साइक्लोसिलिकेट और पेट्रोमर। ये दो ड्रग्स हम देते हैं। इसके अलावा और भी ड्रग्स है, लेकिन ये दो ड्रग्स जो है ये सेफ़ है, क्योंकि इन दोनों की वजह से जो जीआई की सिम्टम्स है वो नहीं होते, जैसे नाजिया, वोमिटिंग, ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा ARBs और AC इनहिबिटर्स को हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है ये भी हाइपर कलीमिया काज करता है, ठीक है। ये तो हाइपर कलीमिया। अब एसिडोसिस के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे 1 ग्राम 8 हॉर्ली पेशेंट को ये देंगे, ताकि पेशेंट का जो एसिडोसिस है वो ठीक हो जाए। लो सोडियम डाइट देंगे पेशेंट को, ठीक है।
क्योंकि पेशेंट को सोडियम की वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन होगा और जो फ्लूइड है उसकी रिटेंशन भी होगी। लेकिन बाज़ पेशेंट में हम सोडियम का इंटेक जो है वो सोडियम देते भी है बाज़ पेशेंट को, क्योंकि उन पेशेंट में सोडियम वेस्टिंग डिजीज़ होती है, बॉडी से सोडियम निकल रहा होता है, तो फिर हम पेशेंट को जो है वो सोडियम देते हैं। ठीक है। और प्रोटीन का इंटेक कम करेंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है वो क्रिएटिनिन बनाता है। और ऐसे नहीं कि बिल्कुल बंद करेंगे, बंद नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ कम करेंगे, ताकि पेशेंट जो है वो, उसका कोई क्राइटेरिया है कि 0.8 ग्राम पर केजी जो है इतना प्रोटीन हम पेशेंट को देंगे। सही है। अच्छा जी, ये तो हो गया प्रोटीन। अब आते हैं रीनल बोन डिजीज़। अब रीनल बोन डिजीज़ में होता क्या है कि पेशेंट का जो है वो फास्फेट जो है पेशेंट में ज़्यादा होता है। ठीक है। फास्फेट ज़्यादा होगा तो पीटीएच भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जाके उसको स्टिमुलेट करेगा पैराथायराइड ग्लैंड को, और पैराथायराइड ग्लैंड की जो है वो उसकी हाइपरप्लेजिया होगी। अच्छा, अब इन पेशेंट में विटामिन डी भी कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विटामिन डी की एक्टिवेशन किडनीज़ में होती है। अब किडनीज़ काम ही नहीं कर रही तो इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी, ये कम होगा, तो कैल्शियम की जो जीआईटी से एब्जॉर्प्शन है वो कम होगी। सही है। तो फर्दर जाके हाइपोकलीमिया होगा। अच्छा, फास्फेट प्लस कैल्शियम जो है ये दोनों मिलके कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और ये कम्प्लेक्सेस जो है फर्दर कैल्शियम की लेवल को डिक्रीज़ करता है, और ये कम्प्लेक्सेस जाके जो है पैराथायराइड हार्मोन को भी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि कैल्शियम डिक्रीज़ है, फास्फेट ज़्यादा है बॉडी में, तो ये हार्मोन रिलीज़ होगा। अब ये हार्मोन रिलीज़ होगा तो इसकी वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा। सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा तो बोन की रिजॉर्प्शन होगी, बोन से जो है वो मिनरल्स निकलेंगे, कैल्शियम निकलेगा बोन से, और साथ में फॉस्फेट भी निकलेगा। अब बोन में पेन होगा, फ्रैक्चर्स होंगे। ठीक है। और ये जो कम्प्लेक्सेस है ये डिपॉजिट भी, कैल्शियम जो फॉस्फेट के कम्प्लेक्सेस है ये जाके डिपॉजिट भी होंगे वेसल्स में और कार्डियक वाल्व में, तो ये जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ करेंगे। ठीक है। ये इसकी जो है एक पैथोफिजियोलॉजी है। फिर हाइपर फास्फेटीमिया को हम ट्रीट करेंगे। सही, हाइपर फास्फेटीमिया को ट्रीट करेंगे तो ये सारा साइकिल रिवर्स हो जाएगा। इसकी इंटेक को हम डिक्रीज़ करेंगे। अब इसकी इंटेक जो है उसको डिक्रीज़ करेंगे, इस जिस तरह एग्स हो गए, मीट हो गए, इन चीज़ों में फॉस्फेट होता है। सही है। और हमने वो आगे जाकर बनानाज और इन चीज़ों में भी होता है, तो उसको इसके इंटेक को हम डिक्रीज़ करेंगे। सही, कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे, लेंथिनम कार्बोनेट देंगे। वही ड्रग्स जो हैं हम देंगे पेशेंट को कि इसके फास्फेट का लेवल कम हो जाए। सही है। और इसके अलावा जो एक्टिव विटामिन डी है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, वो देंगे पेशेंट को कि पेशेंट का विटामिन डी ठीक हो तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ठीक होगी। सही है। एब्जॉर्प्शन ठीक होगी तो बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया ट्रीट होगा। ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में जो है वो इनीमिया भी होता है पेशेंट में। अब इनीमिया आयरन डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, मेनली जो है वो आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इन पेशेंट में हम ओरल आयरन नहीं दे सकते, आईवी ही देंगे। ओरल का जो है बॉडी में हेप्सिडीन बनता है, ये हेप्सिडीन जो है ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, और ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है जीआईटी से। हम जितना भी आयरन दें ओरली कुछ फ़ायदा नहीं होगा पेशेंट को, वैसे ही आयरन डिफिशिएंसी होगी। टेस्ट हम करेंगे तो बार बार वही आयरन डिफिशिएंसी होगी, क्योंकि एप्सिडीन की वजह से ये एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इन पेशेंट में हम आईवी आयरन ही देंगे। आईवी आयरन से पेशेंट को जो है वो इसकी एनीमिया को ट्रीट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन देंगे। एरिथ्रोपोएटिन जो है ये जाके स्टिमुलेट करेगा बोन मेरो को, और बोन मेरो जो है वो बनाएगा आरबीसीज। लेकिन ये हम तब देंगे जब 9 to 10 जो है एचबी हो। इससे अगर नीचे एचबी हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन जो है वो 9 के बाद ही काम करता है। फिर हम वैसे एरिथ्रोपोएटिन देंगे तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने इसकी ओवरडोज कर दी तो पेशेंट में हाइपरटेंशन होगा, और हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट जो है फिर वो फर्दर इसका जो प्रोग्नोसिस है वो ख़राब होगा। सही है।
अब इन पेशेंट में रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, तो उसको रोकने के लिए हम फॉस्फेट डिक्रीज़ करेंगे, लिपिड्स जो है वो डिक्रीज़ करेंगे और प्रोटीनूरिया को स्टॉप करेंगे। इन तीनों को हम स्टॉप करेंगे तो आर्थरियोस्क्लेरोसिस और वेल्व की जो कैल्सिफिकेशन है वो चीज़ें नहीं होंगी, और जो कैल्शियम फॉस्फेट के जो कम्प्लेक्सेस है वो भी डिपॉजिट नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम एक्यूट किडनी इंजरी में पढ़ चुके थे कि इसमें हम एक लाइन पास करते हैं, सेंट्रल लाइन, और उस सेंट्रल लाइन के थ्रू हम जो एम्बेलेंस है बॉडी में फ्लूइड्स का और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, डायलिसिस डायलिसिस की तरफ जाएंगे तो हम डायलिसिस का जो रूल है वो है 4 आवर डायलिसिस 3 टाइम्स पर वीक। सही है, ये उसका जो स्टैंडर्ड टाइम है यही होता है। और डायलिसिस के फिर 2 टाइप्स है, वो अलग सा टॉपिक है, एक हीमोडायलिसिस है, एक पेरिटोनियल है। ठीक है, उसकी तरफ हम नहीं जाते क्योंकि वो एक अलग सी वीडियो फिर हो जाएगी। सही है, रीनल ट्रांसप्लांट करेंगे, ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन है। जब किडनी का फंक्शन बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो फिर हम जाते हैं रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ। अच्छा जी, अब इसका ट्रीटमेंट जो है ये सिर्फ जो है फिजिशियन का काम नहीं है, ये फिर इसमें हम सर्जन्स को भी बुलाते हैं और एक फुल टीम वर्क है। और पेशेंट को जो है हम स्टेबलाइज करते हैं, उसकी जो है रिकॉर्ड रखते हैं, बार बार उसके टेस्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।